मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। टीचर्स डे के मौके पर हम आज उन टीचर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सिखा रहे हैं। तो आज इस खास मौके पर हम फाइनेंस के उन गुरुओं को सेलिब्रेट करेंगे जो हमें हमेशा से निवेश के मंत्र सिखाते आ रहे हैं। आज इनसे समझेंगे क्या है इन्वेस्टमेंट के वो मूल मंत्र जो आपको हमेशा याद रखने हैं। साथ ही एक निवेश के स्टूडेंट से कैसे आप बन सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट गुरु, इस पर भी रहने वाली है आज हमारी खास चर्चा। तो बेसिकली फाइनेंस की क्लास में आप कैसे अव्वल आएं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास लंबा चौड़ा फाइनेंशियल मार्केट्स का अनुभव है और वो आज अपने अनुभव के जरिए हमें बताएंगे कि आखिरकार कैसे एक फाइनेंशियल स्टूडेंट से एक इन्वेस्टमेंट गुरु तक का सफर तय करें अपने इतने वर्षों के अनुभव को हमारे साथ साझा करके। बहुत स्वागत करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के सीईओ कृष्ण मिश्रा सर का और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल जी का। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है और टीचर्स डे की आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। मैं कृष्णा सर, सबसे पहले आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। आपका जो अनुभव है एज FPSB चीफ ऑल्सो और जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स की आपकी गहरी पकड़ है सर, मैं आपसे आपका जो एक मंत्र है जो शायद आपने अपने गुरु से सीखा होगा या आपने अपने किसी ऐसे आइडल से सीखा होगा जो आप अब तक याद रखते हैं, वो कौन सा है? जी स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई एम ऑनर्ड। और आपके दर्शकों को और आपको भी टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। पंकज जी, गुड टू मीट यू। जो ये सवाल आपने पूछा कि एक मंत्र, तो मुझे एक मंत्र मिला था मेरे टीचर से जो मैं कभी नहीं भूल सकता कि अगर आपने कुछ करना है तो अगर आपने नहीं किया पास्ट में तो वो अभी करना चाहिए आपको। तो द टाइम इज राइट नाउ। तो अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग में भी देखें तो आपने अगर पास्ट में कुछ अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के, अपने नीड्स को लेकर के कुछ प्लानिंग नहीं की है तो कोई बात नहीं है। टाइम इज राइट, ये सही समय है आज आपके लिए और आप आज ही इसे शुरू करें और आज ही इसके बारे में जानना शुरू करें, जानकारी लें, नॉलेज लें। क्योंकि हमारे देश में लोगों को जितना भी हो सके, चाहे लिटरेसी तो बढ़ गई है लेकिन एजुकेशन की कमी अभी भी है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एजुकेट हों, खुद भी सीखें, जिनको आपने सीखा है उसके बाद दूसरे लोगों को भी सिखाएं, और खुद के लिए अगर आपने कभी नहीं किया है तो अभी से इसको शुरू करें। ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर। तो कोई भी नई शुरुआत का जो बेहतरीन समय है वो अभी है, वो आज है। तो आज काफ़ी सीख हमें मिलने वाली है अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। पंकज जी, आपका जो लंबा चौड़ा अनुभव है फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाने का, लगभग हम इसको 3 दशक गहरा अनुभव मानते हैं, आपके लिए वो एक जो सीख है आपके जो इस पूरे करियर की या पूरे जीवन काल की जो अभी भी आप याद रखते हैं, वो कौन सी रहेगी? स्वाति जी आपको, कृष्णा जी आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। और जो आपने पूछा कि सीख क्या है, मैं एक बात कहूँगा कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं, लेने चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिसीजन आपने लिया और वो सही नहीं हुआ, आपको लगा कि आपने सही डिसीजन नहीं लिया है। कई बार लोग, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो या लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई भी डिसीजन हो या आपके करियर को लेकर हो, आपके एजुकेशन को लेकर हो, और आपको एहसास होता है कि डिसीजन जो है वो जो लिया है वो शायद सही नहीं था, तो मैंने सीखा है कि जितनी जल्दी हो सके आप वो डिसीजन चेंज कर लीजिए। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि आपने कोई ट्रेन पकड़ी और आपको मालूम चला कि आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, अगर आप जितनी जल्दी हो सके उतर जाएंगे तो आपका नुकसान कम होगा। आप यदि बहुत लंबे टाइम तक उस ट्रेन में बैठे रहेंगे और फिर दूर जाकर उतरकर वापस आएंगे तो टाइम भी खराब होगा और आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो इसके लिए चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, कहीं पर भी अगर कोई भी डिसीजन आपका गलत हो जाता है, जितनी जल्दी हो सके उसको आप करेक्ट करें। ये एक सीख है जो मुझे लगता है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट में भी कई बार लोग गलत प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, बने रहते हैं, बैठे रहते हैं उसके साथ में, तो ये सीख जरूर काम आ सकती है। तो ये हमने अपने दोनों एक्सपर्ट से उनके लाइफ में जो अब तक उन्होंने सीख याद रखी और इम्प्लीमेंट करते आए हैं वो हमने जानी। लेकिन अब आप सभी के लिए क्या सीख उनके लिए है, उनके पास है, वो ज़रा समझते हैं। कृष्ण सर, ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी निवेश में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में गोल सेट करना और किसी भी खर्च से पहले
बचत को प्रायोरिटाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ही अच्छा सवाल है स्वाति जी। अगर आप देखें तो जीवन में अगर हमने गोल सेट नहीं किया है तो हम कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा गोल हमें पता हो, हमारी नीड्स हमें पता हो। देखिए, अगर आप किसी से बात करते हैं कि अगर उसे प्यास लगी है तो उसकी नीड है पानी, लेकिन होता क्या है कि हम जब वहां पे सामने किसी शॉप में रेफ्रिजरेटर देखते हैं तो हम ठंडे पानी की बोतल की बात करते हैं, और फाइनली हम वहां पे जाकर के थम्स अप की बोतल खरीद लेते हैं, क्योंकि वो एक डिमांड है जो कल हमने टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट देखा तो उसके बेसिस पे हम कर लेते हैं। लेकिन हमारी नीड पानी है। उसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल सेटिंग करना एक नीड है पानी की तरह। जित अगर आप प्यासे हैं, आपको पानी चाहिए, वैसे ही आपको गोल बनाना जरूरी है। और ये गोल ऐसे होते हैं जो आपके कभी फिक्स नहीं रहते हैं। हर एज के साथ, समय के साथ ये गोल आपके बदलते जाते हैं। जब आप यंग हैं, मान लीजिए 20-22 साल के हैं, तो आपके गोल्स डिफरेंट होंगे। जैसे आप 28-30 में शादी हो जाएगी, आपके गोल्स बदलेंगे। आपके बच्चे होंगे, फिर फर्दर गोल्स बदलेंगे, क्योंकि उनके एजुकेशन के बारे में आपको प्लानिंग करनी है। और उसके बाद जब 45-50 की तरफ जाएंगे तो आपके गोल्स बदल जाएंगे, क्योंकि आपको अब अपने रिटायरमेंट और फ्यूचर लेगेसी के बारे में सोचना है। तो आपको कहीं ना कहीं पे इन गोल्स को मूव करते हुए देखना चाहिए, और हर लेवल पे आपको सही व्यक्ति से ही सही राय लेनी चाहिए। इसलिए गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल डेफिनेशन कई बार लोग सोचते हैं कि मैं खुद कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि गोल की डेफिनेशन आपकी आपके हिसाब से है। लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट से आप राय लेते हैं तो आपको वो सही तरीके से आपके गोल डिफाइन करने में आपकी नीड्स और आपके रिस्क के बेसिस पे हेल्प कर सकता है। दूसरा ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि गोल्स ऐसे होने चाहिए जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को आप डिफाइन करें, कि मुझे थोड़े समय में क्या चाहिए और लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म के पैसे को लॉन्ग टर्म में यूज ना करें, लॉन्ग टर्म के पैसे को शॉर्ट टर्म में यूज ना करें। आप अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लॉस करते हैं अपने लिए। तो इसी तरीके से आपको गोल्स के एवोल्यूशन और अपनी प्लानिंग को प्रॉपर रखना चाहिए, ताकि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़े और हर लेवल पे जहां पे आपको जरूरत है सही व्यक्ति से उसकी राय लें। बिल्कुल, तो जल्दी शुरुआत से ज्यादा फायदा, और गोल सेटिंग किसी भी निवेश के सफर का सबसे पहला कदम होता है, पहली सीढ़ी होता है। उसकी अहमियत हमने कृष्ण सर से सीखी। पंकज जी, ये बताइए, अब एक नया निवेशक है जो बाजार में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहता है। आज के इस बाजार में जब थोड़ी उथल पुथल भी है, थोड़ी अनसर्टेनिटी भी है, तो ऐसे में एक नए निवेशक के शुरुआत के लिए जो मंत्र होगा आपकी तरफ से, वो क्या रहेगा? देखिए, पहली बात तो जो कृष्ण जी ने कहा अभी, बिल्कुल फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला उसूल है कि अपना गोल सेट कीजिए। तो किसी भी नए निवेशक को निवेश करना है तो पहले गोल तय कर लीजिए, क्योंकि इससे कई फायदे होंगे। गोल से एक तो मालूम चलेगा कि कितना समय है आपके पास उस गोल को अचीव करने के लिए। तो उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि किस तरह का असेट क्लास आप ले सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास लंबा समय है तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, और इक्विटी इसमें आपकी मदद कर सकती है। यदि आपको छोटे समय में अपना गोल अचीव करना है तो आप जानते हैं कि इक्विटी का जो नेचर है वो उतार चढ़ाव वाला होता है, वोलेटाइल होता है। तो ऐसे में आप इक्विटी को अवॉइड करेंगे, आप डेट में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए गोल सेट करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात यह है, हर निवेशक को ध्यान देना चाहिए कि इमोशनल डिसीजन नहीं, बल्कि सोच समझकर वेल रिसर्च तरीके से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि नए निवेशक की आप बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में और लालच के चलते हुए कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जो रेगुलेटेड नहीं होते हैं। वहां पर धोखा होने के बहुत चांसेस होते हैं और आप कुछ बाद में कर भी नहीं सकते हैं। तो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप सोच समझकर हिस्टोरिकली जो भी परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखते हुए निवेश कीजिए। रिसेंसी बायस के शिकार ना हो कि रिसेंट में किसी तरह के असेट ने या किसी स्कीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उसी में सिर्फ इन्वेस्ट करें, ऐसा ना करें। तो गोल तय करके एसेट एलोकेशन मेंटेन करते हुए और डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करें पोर्टफोलियो में, और रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करें, ये जरूरी है। जी कृष्ण सर, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम निवेश की तो हमेशा बात कहते हैं कि निवेश में गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने बताया, वो पहला कदम है आपके फाइनेंशियल जर्नी का, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है अपने आप को पहले सुरक्षित रखना। जो एक रिस्क मैनेजमेंट है जिसमें हम इंश्योरेंस प्लानिंग करते हैं, क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस प्लानिंग उतने स्तर पर हो रही है जितनी होनी चाहिए? जो आजकल के जो नई जनरेशन जो अब इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आ रहे हैं, वो क्या निवेश से पहले इंश्योरेंस को उतनी अहमियत दे रहे हैं?
देखिए स्वाति जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप हमारे देश में देखें तो आज भी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन करीब 3% है। 3% पेनिट्रेशन, जो कि एक चैलेंज रहा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी टाइम के साथ ग्रो कर रही है। और इससे पहले ये होता था कि इंश्योरेंस हम तभी खरीदते थे जब हमें टैक्स के एडवांटेजेस मिलते थे। और अब जब न्यू रिजीम आ चुकी है टैक्स में, तो लोगों ने इसको रिस्क मैनेजमेंट की तरह लेना शुरू किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। देखिए, कोविड के आने के बाद में टर्म इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और लोगों ने इसकी तरफ फोकस करना भी शुरू किया है। और अब यंगर जनरेशन को भी देखें, चाहे वो जेन जी हो या फिर हमारे जेन वाई के लोग हों या जेन एक्स के भी लोग हैं, उन्होंने बहुत हद तक इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दिया कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, कभी कहीं भी निवेश करते हैं, तो आपको हमेशा अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जैसा कि पंकज जी ने बोला कि कहीं ना कहीं पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी आप प्लानिंग करें तो इस तरीके से करें कि आप कहीं भी गलत प्रोडक्ट्स में ना जाएं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो अनरेगुलेटेड हैं, लीगली वायबल नहीं है, वहां पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपके लिए चैलेंज होता है। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि वहां पे आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। अगर आपको कोई डिजीज है और उसके कुछ सिम्टम्स हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं पे आपको एक फाइनेंशियल डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, जो आपके जीवन में आपको उस चीज के लिए हर लेवल पे हेल्प कर सकता है। तो आप किसी भी एज में हो, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर एज में होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तब भी आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है। और अगर आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल आपको वहां से शुरुआत से ही वो एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, और इन इंश्योरेंसेस को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको हर लेवल पे आपके रिस्क मैनेजमेंट में और आपके जीवन में जो भी जोखिम आ सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है कि वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाती है ना कहीं पे एक पॉजिटिव मोमेंट होता है, फिर नेगेटिव मोमेंट होता है। चाहे पॉजिटिव मोमेंट हो या नेगेटिव मोमेंट हो लाइफ का, वहां आपको पैसों की आवश्यकता होती है। इंश्योरेंस कहीं ना कहीं पे आपको उन पैसों को सपोर्ट करने में, आपकी वो हेल्प करने में मदद करता है। देखिए, इमोशनल लॉस जब होता है तो उसको तो कोई कवर नहीं कर सकता है, लेकिन इंश्योरेंस की एक ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वो आपको एटलीस्ट फाइनेंशियल लॉस कवर करने में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, तो इंश्योरेंस प्लानिंग और अपने आप को बिल्कुल किसी भी रिस्क से दूर रखना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए अपने फाइनेंशियल जर्नी में। ये हमने गुरु मंत्र आज कृष्ण सर से जाना, लेकिन एक मंत्र जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, पंकज जी आपसे जानना जरूरी है, क्योंकि हम वेल्थ क्रिएशन की आज बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तभी बनता है जब उसने बिल्कुल अनुशासन के साथ लॉन्ग टाइम के लिए अपना इन्वेस्टमेंट रखा हो। लेकिन क्योंकि कई बार बाजार उथल पुथल होता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का भी कई बार जो भरोसा है या धैर्य का बांध है वो भी टूट सकता है, कई बार टूट भी जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या मंत्र आपकी तरफ से रहेंगे? बिल्कुल, देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब बात होती है लॉन्ग टर्म की। तो पहली बात तो है सही असेट क्लास का चुनाव करना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग इक्विटी में शॉर्ट टर्म का निवेश करते हैं और पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट में या इंश्योरेंस पॉलिसी में जो एंडोमेंट टाइप के प्लान है वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर देते हैं। तो इससे तो आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि यदि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो वहां पर ऐसे असेट जैसे कि इक्विटी है, जहां उम्मीद की जा सकती है कि लॉन्ग टर्म में वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आपको दे सकती है, उसमें इतना पोटेंशियल है। तो एक तो ये बात है कि सही एसेट क्लास का चुनाव करना। दूसरी बात जो आपने अभी कहा वो ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितना लंबा समय होगा उतना ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो कई बार ये होता है कि तेजी के मार्केट में निवेशक आते हैं और जैसे ही गिरावट आती है, और यदि गिरावट थोड़ा लंबा समय चलती है तो इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं। कई बार जो इस समय भी वक्त चल रहा है, मुझे भी ऐसे कई बार ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि मार्केट में तो कुछ हो नहीं रहा है, एक काम करें क्या, पैसा निकाल कर अपना लोन रिपे कर दें, या फिर पैसा निकाल के क्या इस वक्त पर हम एफडी कर लें। तो ये गलत है। देखिए क्या होता है, जब मार्केट नीचे होगा उस वक्त पर यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी। अगर आप डायरेक्ट शेयर्स भी बाय कर रहे हो, अच्छे शेयर्स बाय कर रहे हो, प्राइस कम हो, तो मतलब आपको कम भाव में कम प्राइस में अच्छी चीज मिल रही है। तो इस वक्त पर रिटर्न्स शायद नहीं दिखाई देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसी का फायदा मिलेगा। और हमेशा देखिए, आप पास्ट की बात करेंगे तो हमें बहुत टाइम पता है, चाहे कोविड की शुरुआत हो, चाहे 2008 की बात हो, तो निवेशक कहते हैं वो टाइम दोबारा आता, उस तरह का मार्केट होता तो हम ज्यादा इन्वेस्ट करते। अब वो टाइम नहीं, पर अभी जो गिरावट आई है उसका फायदा लेना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना है, तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा।
बिल्कुल, तो आज हम जान रहे हैं निवेश की एबीसीडी, कैसे बने एक इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट से इन्वेस्टमेंट गुरु, और ये गुरु मंत्र हमें खुद इन्वेस्टमेंट के गुरु ही बता रहे हैं। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। टीचर्स डे के खास अवसर पर आज मनी गुरु में लग रही है फाइनेंस की क्लास। वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र आज हम सीख रहे हैं, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया के सीईओ कृष्ण मिश्रा जी और पंकज मटपाल, जो है एमडी ऑप्टिमा मनी से। अब जरा समझना जरूरी है कृष्ण सर यहाँ पर कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमारे देश में जो इन्वेस्टर्स हैं उसकी संख्या बढ़ रही है, क्या फाइनेंशियल सलाहकार की भी जो संख्या आपको लगता है उतनी है जो कि गाइड कर सके इतने ज्यादा बढ़ते हुए इन्वेस्टर्स को? बहुत ही अच्छा सवाल है स्वाति जी। अगर आप देखें 1.45 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, जिसमें आज की डेट में हमारा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स काफ़ी बड़े हैं, और 2028 तक भारत जो है वेल्थ का सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा, फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट बनने वाला है। तो चौथे नंबर पे हम आने वाले हैं, तो बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा ग्लोबली। लेकिन जहां तक फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फाइनेंशियल प्लानर्स की बात है, तो अभी नंबर्स काफ़ी कम है। अगर मैं आपसे बताऊं कि पंकज जी भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल हैं, और इस वक्त हमारे देश में करीब 3,215 सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी एडवाइजरी वर्कफोर्स हर तरीके से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर आप देखें तो चाहे वो इंश्योरेंस की एडवाइस हो या फिर इन्वेस्टमेंट की एडवाइस हो या पेंशन की एडवाइस हो, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। जहाँ तक मैं बताऊं तो बहुत लोगों के लिए स्कोप है। अगर लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा एक नोबल प्रोफेशन है, और बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है यहाँ पे, जो कि जाकर के सही राय और सही तरीके से लोगों को सपोर्ट कर पाए। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप में सिर्फ मनी मैनेजमेंट नहीं है, ये एक लाइफ की प्लानिंग है, आपके जीवन की प्लानिंग है। क्योंकि आपका जीवन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, हर वक्त वो उतार चढ़ाव से गुजरता रहता है, और आपको हर लेवल पे, चाहे आप किसी के बच्चे के जन्म से लेकर के आप उसकी शादी या उसके बाद के जीवन को भी देखें, तो हर लेवल पे आपको पैसों की जरूरत होती है। अच्छे जीवन में मोमेंट्स होते हैं, वहां भी पैसा चाहिए, और जब नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन हो या बेरीवमेंट हो या कुछ भी ऐसा होता है, तो वहां भी आपको पैसों की जरूरत होती है। इसलिए आपको एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है, जो कि एक फाइनेंशियल डॉक्टर्स की तरह आपकी हेल्प करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा था पहले भी कि जो लोग हैं मार्केट में, एडवाइजरी वर्कफोर्स तो अपने आप में बढ़ रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। और आप देखें, चाहे हमारे रेगुलेटर्स, चाहे सेबी हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी जो कि गिफ्ट सिटी में आई है, इस सारे रेगुलेटर्स का फोकस ये है कि कैसे हम इस वर्कफोर्स को और बढ़ाएं, क्योंकि भारत में इसकी एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। देखिए, एक जैसे कि एक टीचिंग का प्रोफेशन, आज टीचर्स डे है, एक बहुत नोबल प्रोफेशन होता है, जैसे एक डॉक्टर का प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन होता है, वैसे ही एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल का प्रोफेशन भी बहुत ही नोबल होता है। क्योंकि आप अगर एक व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो एक फैमिली की हेल्प करते हैं, और अगर आप एक फैमिली की हेल्प करते हैं तो सोसाइटी की और इकोनॉमी की हेल्प अपने आप हो जाती है। तो अगर देखा जाए कि अगर भारत को विकसित बनाना है, तो हमें इस एजुकेशन को हर व्यक्ति तक ले जाना है, और वहीं पे ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स और फाइनेंशियल प्लानर की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, उनको जा करके उन्हें सही कंसल्टेंसी देनी है, सही मदद करनी है, ताकि उनका जीवन सही तरीके से आगे बढ़ सके। तो इसीलिए वो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं कि वो एक डॉक्टर की तरह एक कंसल्टेंसी करते हैं। वो आपको ये नहीं कहते कि अगर आपको बुखार है तो जाके क्रोसिन या डोलो लीजिए, क्योंकि वो अपने आप में एक प्रोडक्ट है। वो आपसे ये कहते हैं कि आपको पैरासीटामोल की जरूरत है, जो कि अपने आप में एक जेनरिक मेडिसिन है, जो आपको एक्चुअली हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा अंतर है। एक डॉक्टर का काम होता है आपको सही कंसल्टेंसी देना, सही राय देना, और एक प्रोडक्ट सेलर का काम होता है आपको प्रोडक्ट सेल करना। वहीं पे आप देखें तो ये फाइनेंशियल प्लानर्स और एडवाइजर्स की भूमिका एजुकेशन की तरफ ज्यादा है, सेलिंग की तरफ कम है। और आप देखेंगे जैसे जैसे हमारे यहाँ पे एडुकेटर्स की संख्या बढ़ेगी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ेगी, देश विकसित होने की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सर। और पंकज जी, इस पूरे जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ ही एक इन्वेस्टर और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जैसा कृष्ण सर ने बहुत ही बखूबी ढंग से बताया कि वो एक तरीके से निवेश के डॉक्टर हैं, पर अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी निवेश का डॉक्टर बनता जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि जो नई जनरेशन है वो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही है, कितना सही, और ह्यूमन एडवाइजर की जगह क्या आगे आने वाले 5-10 साल में आपको लगता है ले सकता है ये? देखिए, एआई आपकी मदद कर सकता है, एक फाइनेंशियल प्लानर की भी मदद कर सकता है, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि एक तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग दोनों एक नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है। तो फाइनेंशियल प्लानर क्या करता है, बेसिकली एक कस्टमर, एक इन्वेस्टर की मदद करता है उसके गोल अचीव करने में, और उसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज का यूज करते हुए कैसे वो गोल को अचीव करने में अपने कस्टमर की मदद कर सकता है। तो ऐसे में सिर्फ ये नहीं है कि आपने डायग्नोसिस तो करना ही है, यानी कि जो जरूरत है वो क्या है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना वो तो है ही है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो मेरे हिसाब से एआई नहीं कर सकता। तो जब आप इन्वेस्टर के साथ में, जो आपने कहा टीचर और स्टूडेंट वाली बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक क्लाइंट के साथ में जब फाइनेंशियल प्लानर काम करता है और जब ऐसे मौके आते हैं जहां पर मार्केट में गिरावट आती है, आपको थोड़ा सा निराशा दिखाई देती है, उस वक्त पर हैंड होल्ड करना एक इन्वेस्टर का, वो भी एक काम फाइनेंशियल प्लानर का होता है। तो शायद अगर हम बात करें एक फाइनेंशियल प्लान लिखने में या सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में, तो वो नंबर्स के हिसाब से एआई कर सकता है, लेकिन जब बात आती है कि कस्टमर का जो इमोशंस हैं उसके हिसाब से उसको सही प्रोडक्ट देना, क्योंकि यदि आपने आज ये सोचकर कि स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्ट करवाया जाए, या किसी सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी रही है वहां पर करवाया जाए, पर आप भूल गए क्या इमोशनली ये इन्वेस्टर कभी भी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो क्या वहां बना रह सकता है, तो उस हिसाब से सही सिलेक्शन करना वो शायद एक फाइनेंशियल प्लानर ही कर पाएगा। बिल्कुल सर। और कृष्ण सर, आखिरी सवाल आपसे होगा, थोड़ा संक्षिप्त में इस पर अपना एडवाइस दीजिएगा। हम तो कह रहे हैं कि डेफिनेटली हर किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेनी चाहिए, फाइनेंशियली अवेयर होना चाहिए, पर आपको लगता है क्या ये स्कूलों में ही शुरू हो जाना चाहिए, स्कूली स्तर पर ही बच्चों को फाइनेंस की क्लास उनके लिए लगनी चाहिए अब? देखिए स्वाति जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर बच्चा जो है स्कूल में मैथ्स और साइंस पढ़ सकता है तो उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की भी उतनी ही ज़रूरत है। मेरे हिसाब से अगर ज़रूरत हो तो क्लास 3 से इस एजुकेशन को शुरू कर देना चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही बताना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे बजट बनाना है। जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट बनाती है तो हमारे देश में उस वक्त सिर्फ 27% ऐसे लोग हैं जो बजट बनाते हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर के बजट के साथ में हर व्यक्ति अपना बजट बनाने लगे तो समझिए कि हम कहीं ना कहीं पे देश को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि बजटिंग एक पहला स्टेप है आपके जीवन में आपके गोल को डिफाइन करने के लिए। दूसरी चीज है कि अगर बच्चे वहां पे स्कूलों में इनको सीखना शुरू कर देंगे इन चीजों को, तो आगे जाकर के उनका जीवन ज्यादा अच्छा बीतेगा। तो हम सब ने, अगर आप हमारी बात करें, हमने अपने हाथ को जला के, अपने शरीर में बहुत सारे अंगों को जला करके इन चीजों को सीखा है कि कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, क्योंकि हमें सिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज की जरूरत यही है कि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आप जहां भी हैं, अगर आपने पहले नहीं सीखा तो अब सीखिए। और अगर आपके पास में कोई ऐसा है जिसने सीखा हुआ है तो उससे सीखिए। जिसने सीख रखा है उसको जा करके जितना हो सके शेयर करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। जब भी आपको कोई नॉलेज मिले तो आगे बढ़ के बताइए। स्कूल के बच्चों को बिल्कुल बताइए। आपके जो डिनर टेबल पे डिस्कशन होते हैं तो आप जरूर अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करें। फाइनेंसेस के बारे में भी बहुत हद तक वो काफी काम आएगा। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट मूवीज, अगर आप वहाँ पे मूवीज छोड़ करके अपने फाइनेंसेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को उसमें बहुत हेल्प लगती है। और स्कूल भी अभी एक स्टेप ले रहे हैं जहाँ पे वो बच्चों को मार्केट्स ले जाते हैं और छोटे छोटे एक्सपेंसेस करना सिखाते हैं, जो एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो ग्लोबली भी आप देखें तो क्लास 3 इज द राइट टाइम, बहुत सही समय होता है वहां से हम इसको शुरू करने की। राइट, बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही शुरुआत से ही एक फाइनेंस की क्लास की नींव रखना बेहद ज़रूरी है। और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बहुत ही बेहतरीन टिप्स आज दिए हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक क्या आप अपने फाइनेंशियल जर्नी में क्या क्या अचीव कर सकते हैं, अपने अनुभव के जरिए हमें बताएं। कृष्ण मिश्रा जी और पंकज मटवाल जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।